सरमस्त पोएट्री ऑफिशियल हक की आवाज। मेरा रूहानी सफर, जिंदा कहानियां, पोटा पार्टी। मैं एक पसमानदा लेकिन गयूर खानदान की मताए जान थी, जहां सफेद पोशी ही सबसे बड़ा सरमाया थी। मेरे वालिदैन के पास विरासत में अगर कुछ था तो वो सिर्फ इज्जत और गैरत के वो कड़े मेयार थे जिन पर आंच आना मौत से बदतर समझा जाता था। इन संगलाख रिवायात के साये में मेरे वालिद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे खानदान में चहमेगोइयों का तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को तालीम दिलाने का इरादा किया। मैं अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। कुदरत ने जहां मुझे हुस्न की रहनाई से नवाजा था, वहीं जहन में बला की जहानत और होशियारी भी भरती थी। स्कूल हो या कॉलेज, मेरा नाम हमेशा नुमाया रहता। लेकिन हुस्न और टैलेंट का ये संगम अक्सर अपने साथ अना और बगावत का जहर भी लाता। मैं बचपन ही से अपनी बात मनवाने के फन में ताक थी। मेरे सादा लोग वालिदैन मेरी हर जिद के सामने ढेर हो जाते और मैंने इसे अपनी जीत समझ लिया। गांव के स्कूल और शहर के कॉलेज तक तो सब ठीक था, क्योंकि वहां शाम ढले घर की चार दीवारी और वालिदैन की बूढ़ी नजरें एक हिसार बांधे रखती थी। लेकिन मंजिलें जब बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ी तो मैंने अपने वालिद को शहर के हॉस्टल में रहने पर भी आमादा कर लिया। मेरे वालिद, जो एक सीधे साधे देहाती और शब्बेदार इंसान थे, मुझ पर बेपनाह एतमाद करते थे। शायद इस बात से बेखबर थे कि वो अपनी मताए जां को किस तूफान के हवाले कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक बेकिनार समंदर की मानिंद थी, जहां मखलूत तालीम के नाम पर हर रंग और हर तबके के लोग जमा थे। हॉस्टल की जिंदगी ने मुझे वो आजादी दी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। गांव की वो पाबंद लड़की अब एक ऐसे जहाने नौ में थी जहां ना कोई रोक टोक थी और ना ही किरदार की वो सख्ती जो देहात की मट्टी का खासा होती थी। हुस्न जब तालीम और बेबाकी का लिबादा ओढ़ ले तो कदम अक्सर फिसलने के लिए रास्ते तलाश करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस एक ऐसी बस्ती है जहां 3 मुख्तलिफ दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। इन तीनों तबकात का तर्ज अमल, उनकी महरूमियां और उनकी तरजीहात बिल्कुल जुदा होती हैं। हम जैसे देहाती पस मंजर से आने वाले हैरत और खौफ के दरमियान वक्त गुजारते हैं। ये वो तबका है जो गांव की कच्ची मिट्टी और बाप की पगड़ी की लाज लेकर शहर के इस पत्थरों के जंगल में कदम रखता है। इनके चेहरों पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में शहर की बुलंद बाला इमारतों को देखकर थोड़ा खौफ होता है। वो क्लास में सबसे पहली नशस्तों पर बैठते हैं क्योंकि उनका वाहिद मकसद डिग्री और नौकरी होता है। लेकिन जब शहर की चकाचौंध उन्हें खैरा करने लगती है तो या तो वो अपनी जड़ों से मसीह जुड़ जाते हैं या एहसास कमतरी का शिकार होकर खुद को बदलने की ऐसी भद्दी कोशिश करते हैं कि अपनी पहचान ही खो देते हैं। दूसरे नंबर पर शहरी लोअर मिडिल क्लास तबका होता है। ये वो लड़के लड़कियां हैं जो शहर में ही रहते हैं, लेकिन इनके घर छोटे महलों और तंग गलियों में होते हैं। इनका मुकाबला सबसे कठिन होता है। अक्सरियत बेहतरीन अंदाज में लंडे के ब्रांडेड कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं या सस्ती मार्केटों से वो लिबास खरीदते हैं जो दूर से महंगे ब्रांड्स की नकल लगे। इनकी पूरी तवानाई इस बात पर सर्फ होती है कि कोई इनके घर के पते या वालिद के पेशे तक न पहुंच सके। इनका फोकस सोशल सर्कल बनाना होता है। अमीर तुलबा के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी गाड़ियों में बैठ सके, महंगे कैफे जा सके और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपग्रेड कर सके। तीसरे नंबर पर एलीट और मॉडर्न सोसाइटी यानी बेनियाज शहजादे और शहजादियां होती हैं, जिनके लिए यूनिवर्सिटी कोई दरसगाह नहीं बल्कि एक सोशल क्लब है। इनके दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। महंगी खुशबुओं के झोंके, बुलंद आवाज में अंग्रेजी लहजे वाले कहकहे और हाथों में आईफोन और कॉफी के मग। इनका लिबास सिर्फ फैशन नहीं बल्कि उनकी ताकत का इजहार होता है। ये बाकी 2 तबकात को, गाँव वालों और मिडिल क्लास को, इंसान तो समझते हैं मगर अपने बराबर का नहीं। मैंने कभी सोचा भी न था कि जिस इल्म की प्यास मुझे मेरे बाप के आंगन से खींचकर इस बड़े शहर की यूनिवर्सिटी तक ले आई थी, वहां प्यास बुझाने के लिए अपनी अना और गैरत का लहू देना पड़ेगा। हॉस्टल की जिंदगी एक ऐसी बस्ती है जहां एक ही छत तले 100 मुतजाद दुनियाएं बसती हैं। यहाँ फिनाइल की मखसूस बू और मेस से उठते हुए सालन के धुएं के दरमियान मासूमियत और अयारी का एक अजीब संगम होता है। रात के 12 बजे के बाद जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो हॉस्टल की असल रूह जागती है। कमरों की तन्हाई में कहीं घर की याद में आंसू बहाए जाते हैं तो कहीं किसी महंगे रेस्टोरेंट या पार्टी की मंसूबाबंदी होती है। बदकिस्मती से इसी माहौल में कुछ ऐसी सहेलियां भी मिलती हैं जो पहले आपकी महरूमियों को हमदर्दी का सहारा देती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ पछतावा ही होता है।
यूनिवर्सिटी की इन बुलंद बाला इमारतों और चमचमाते कॉरिडोर्स में सिर्फ डिग्रियों की तकसीम नहीं होती, यहाँ कहीं कहीं मासूम ख्वाबों की नीलामी भी होती है। वो प्रोफेसर जिन्हें हम रूहानी बाप का दर्जा देते थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी नजरें किताब के हरफों पर नहीं बल्कि तालिबात की मजबूरियों पर जमी होती थी। उनका तरीकाकार इतना घनौना और नफासत पसंदाना था कि एक आम लड़की को समझने में ही महीनों लग जाते। वो जानते थे कि हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के लिए ग्रेड्स और जीपीए जिंदगी और मौत का मसला है। वो जानबूझकर पेपर्स में नंबर कम देते, रिसर्च वर्क को बार बार मुस्तरद करते और फिर जब हम रोती हुई उनके ऑफिस पहुंचती तो वो बड़ी हमदर्दी से कहते, बेटी तुम्हारा ग्रेड तो बहुत कम है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ तावन करो तो मैं तुम्हें टॉप करवा सकता हूँ। ये लफ्ज तावन एक जहरीला सांप था। इसका मतलब होता था कि आपको उनके प्राइवेट ऑफिस में देर तक रुकना होगा, उनके बेहुदा मजाक सहने होंगे और बाज़ औक़ात उन खुफिया पार्टीज का हिस्सा बनना होगा जहां इज्जतों के सौदे होते थे। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, यूनिवर्सिटी का वो अमला जो फाइलों को आगे पीछे करता है वो भी इस गंगा में हाथ धोता था। क्लर्कों से लेकर हॉस्टल वार्डन्स तक हर कोई आपकी मजबूरी को भांप लेता। इनके पास हमारी हर कमजोरी का रिकॉर्ड होता, घर की गुर्बत, फीस की ताखीर या कोई छोटी सी गलती। वो इन कागजात को हथकड़ी बनाकर हमारे हाथों में पहना देते और फिर अपनी नापाक ख्वाहिशात की तकमील का मुतालबा करते। हॉस्टल की जिंदगी एक ऐसी बस्ती है जहां एक ही छत तले 100 मुतजाद दुनियाएं बसती हैं। यहाँ फिनाइल की मखसूस बू और मेस से उठते हुए सालन के धुएं के दरमियान मासूमियत और अयारी का एक अजीब संगम होता है। रात के 12 बजे के बाद जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो हॉस्टल की असल रूह जागती है। कमरों की तन्हाई में कहीं घर की याद में आंसू बहाए जाते हैं तो कहीं किसी महंगे रेस्टोरेंट या पार्टी की मंसूबाबंदी होती है। बदकिस्मती से इसी माहौल में कुछ ऐसी सहेलियां भी मिलती हैं जो पहले आपकी महरूमियों को हमदर्दी का सहारा देती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ पछतावा ही होता है। मेरी जिंदगी में भी एक मॉडर्न एनी आ गई जिसने मेरा सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव की लड़की को मॉडर्न बना दिया उसने। सबसे पहले मेरी ब्रेन वॉशिंग की, मेरी सोच बदली, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा पहनावा, बोलना चलना, दिखाना पीना सब बदल दिया। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एनी ने नहीं बदला, मैं खुद भी यही थी। ये सारे नाग ख्वाहिशात की शक्ल में मेरे नफ्स में पल रहे थे। एनी दरअसल एक शुगर बेबी थी। ये भी एक आजकल कॉल गर्ल की एक मॉडर्न इस्तिलाह है। शुगर बेबी के लिए शुगर डैडी होता है। जदीद माशरे में शुगर डैडी और शुगर बेबी दरअसल एक मादी और तिजारती रिश्ते की इस्तिलाहात हैं, जहां जज्बात की जगह दौलत और जरूरत का लेन देन होता है। शुगर डैडी उमूमन वो उम्र रसीदा और मालदार मर्द होता है जो अपनी दौलत के बलबूते पर किसी कम उम्र लड़की की कुर्बत हासिल करता है। इसके बदले वो लड़की के महंगे लाइफस्टाइल, ब्रांडेड शॉपिंग और दीगर अखराजात का बोझ उठाता है। एनी ने मुझे एक शुगर डैडी से मिलवाया। शुरू में तो झिझक महसूस हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लगने लगा क्योंकि ये सिर्फ खाने और शॉपिंग और गुफ्तगू की हद तक टाइम पास था। मुझे शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। एनी को मेरी इस कमजोरी का पता था। मेरा शुगर डैडी जल्द ही मेरी कमजोरी भांप गया। उसने मुझे अब मॉडलिंग की दुनिया के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। पर्दा, स्क्रीन, लाइटिंग, रंगीन दुनिया, और फिर मुझे कुछ मॉडलिंग शो में लेकर गया। 1-2 शूट के बाद तो मैं हवाओं में उड़ने लगी। फिर मैं उस हद से भी गुजर गई जिसका तसव्वुर भी मेरे बाप ने नहीं किया था। मैंने अपने ही वजूद में कूद कर खुदकुशी कर ली। मैं शुगर बेबी से सोसाइटी गर्ल बन गई। मेरा जब पहला कमर्शियल रिलीज हुआ तो मेरा बाप मुझे देखने आया। मेरी हिम्मत नहीं थी उस शरीफ इंसान का सामना करने की। मेरा बाप किसी तरह मेरे कमरे में पहुंच गया। उसने मुझे दर्द भरी आंखों और उनसे बहने वाले आंसुओं के साथ देखा और इंतहाई कर्ब के साथ कहा, खुदा तुझे कभी खुशी नसीब न करे, तू हमेशा जलील और रुस्वा हो। तूने मुझे पूरे खानदान के सामने नंगा कर दिया है। फिर वो हमेशा के लिए चले गए। गैरतमंद शख्स था। सजदे में खुदा से कोई दुआ की जो पूरी हो गई। लोगों का सामना करने से पहले लोगों के कंधों पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंच गया। वालिद के जाने के बाद वक्ती तौर पर मुझे बहुत दुख हुआ, एहसास जुर्म का शिकार हुई, लेकिन मेरे चाहने वाले मुझे दुबई ले आए। यहाँ की मॉडर्न लाइफ, पार्टीज, शूटिंग ने सब कुछ भुला दिया। लेकिन क्या करें, जवानी हुस्न के चंद दिन होते हैं। जिस्म नोचने वाले कुत्ते भेड़िए जल्द उगता कर नए गोश्त की तलाश में निकल पड़ते हैं। शायद ये बाप की बद्दुआ थी कि मैं एक्टिंग, मॉडलिंग में पूरी तरह नाकाम हुई। अच्छे ताल्लुकात ना बना सकी। तंग आकर पुराने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके एक एयरलाइन में एयर होस्टेस बन गई। यूरोप से वापसी पर एक दिन जहाज में एक मुसाफिर मेरे साथ फ्री होना शुरू हो गया। ये अरब था, शक्ल हुलिया से काफी अमीर कबीर था। उसने मुझे महंगे गिफ्ट लेकर दिए, शॉपिंग करवाई। 2-4 मुलाकातों में हम काफी फ्री हो गए। एक दिन उसने मुझे दुबई में एक पार्टी में शिरकत की दावत दी जहां उसके और भी दोस्त आ रहे थे।
जिस वक्त मैं उस फार्म हाउस के हॉल में दाखिल हुई, वहाँ मौजूद कहकहों की गूंज मुझे अपनी मौत का परवाना महसूस हो रही थी। वो महफिल नहीं थी बल्कि इंसानियत की तस्लील का एक बाकायदा बाजार था, जहाँ अरब, अंग्रेज और एशियाई अय्याश परस्तों की शक्ल में दरिंदे जमा थे। पोटा पोटी पार्टीज का जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा वो इतना घनौना है कि शैतान भी बना मांगे। इन पार्टीज का नाम ही इस गलाजत से निकला है जहाँ उन लड़कियों को जिन्हें दुनिया लग्जरी मॉडल समझती है महज एक इंसानी बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दौलत के नशे में धुत वो लोग हमें भारी रकम देकर ऐसी वाशियाना हरकतों पर मजबूर करते थे जो कोई जानवर भी न करे। मुझ पर और वहाँ मौजूद दीगर बेबस लड़कियों पर जो तशद्दुद हुआ वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था बल्कि हमारी रूह को कुचलने का एक सोची समझी साजिश थी। जब मैंने उनके गलीज तरीन मुतालिबात यानी उनके जिस्मानी फजले को छूने या उससे खेलने से इनकार किया तो मुझ पर वाशियाना तशद्दुद किया गया। मेरे चेहरे पर तमाचे मारे गए, मुझे बालों से पकड़कर उस खलाजत के ढेर की तरफ धकेला गया और अरबी और अंग्रेजी में ऐसी गलीज गालियां दी गईं जिनका मकसद मुझे ये बावर कराना था कि मेरी हैसियत उनके जूतों की धूल से ज्यादा नहीं। वो लोग मुझे तड़पता देखकर लुत्फानंदोज हो रहे थे। कोई हमारे जिस्मों पर सिगरेट बुझा रहा था तो कोई जबरदस्ती शराब के घूंट हमारे हल्क में उतार रहा था ताकि हम होशो हवास खोकर उनके लिए एक बेजान गोश्त का लोथड़ा बन जाए। कोई हमारे जिस्मों पर पेशाब और फुजला मिल रहा था। मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। इतने जिस्मानी दर्द, रूहानी कर्ब और तस्लील के बाद भी मैं जिंदा थी। शायद ये मेरे वालिद की बद्दुआ थी जो मेरा पीछा कर रही थी। आज मुझे अपने वालिद मरहूम बहुत याद आए। मैं बहुत रोई और कितने महीनों तक रोती रही, माफिया मांगती रही, यहाँ तक कि मैं जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क वापस आ गई। लेकिन आज मेरा हुस्न, जवानी सब खत्म हो चुका है। मेरे भाई मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। मेरी माँ भी दुनिया छोड़ गई। मैं एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी करती हूँ। ज्यादातर मेरा वक्त कब्रिस्तान, दरबारों, मज़ारों पर गुजरता है, रोते और माफी मांगते। शायद कभी मुझे माफी मिल जाए।